नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। ये इस सीरीज का 3rd पार्ट है और इस 3rd पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की ओर अपना डिस्कशन करेंगे। इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, 2 सूचियां दी हुई हैं। लिस्ट 1 में साइट्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ स्थानों के नाम हैं और उसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नाम लिस्ट 2 में मौजूद हैं। इन दोनों को आपको देखना है कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से स्थान हैं और इन्हें आपस में मैच कराना है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से किस व्यक्ति के द्वारा किस स्थान की खोज की गई थी। और ये जितने भी स्थान आप देख रहे हैं, जितनी भी साइट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो बागौर हो, लंगनाज हो, सराय नाहर राय हो या फिर वीरभानपुर हो, ये सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यह पुरातात्विक महत्व रखती है और इन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो इस प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसके विकल्प भी देख लीजिए। ये इसके विकल्प है। 4 ऑप्शन आपके पास है और कोड के जरिए आपको इसे मैच कराना है। कौन सा कोड किस वाले अल्फाबेट से मैच करेगा ये आपको यहाँ पर देखना है। ये प्रश्न है और ये इसका जो उत्तर है वो आपके सामने मौजूद है। इसमें से आपको सही उत्तर की तलाश करनी है। इसमें जो साइट्स के नाम है उसमें बागौर का नाम था, लंगनाज का नाम था, इसके अलावा सराय नाहर राय का नाम था और वीरभानपुर का नाम था। जो व्यक्तियों के नाम है उसमें वीएन मिश्रा है, जीआर शर्मा है, एचडी सांकलिया है और बीवी लाल है। इन्हें मैच कराना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है पहला वाला, ये वाला। और इसके आधार पे अगर आप मैच कराइएगा इसे, मतलब मिलाकर देखिएगा, तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार का होगा। ACBD के आधार पे पहले वाले का यानी बागौर का ये पहले से ही मैच है, अपने सही स्थान पर है। मतलब बागौर की खोज ये वीएन मिश्रा के द्वारा की गई थी। इसके बाद सी वाला मतलब दूसरे वाले का सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि लंगनाज की खोज HD सांकलिया के द्वारा की गई थी। सराय नाहर राय को आप GR शर्मा से मिला लीजिए और वीरभानपुर एकदम सही अपने खोजकर्ता के सामने है जिनका नाम था बीवी लाल। तो इस प्रकार से हमने इन जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उनको उनके खोजकर्ताओं से मिलाया और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये तो प्रश्न का उत्तर था। अब इसमें जिन स्थानों के नाम आप देख रहे हैं, बागौर का नाम है, लंगनाज का नाम है, सराय नाहर राय का नाम है और वीरभानपुर का नाम है। तो आइए जो एंशिएंट इंडिया है उसके मैप में इन स्थानों को एक बार लोकेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह प्राचीन भारत का नक्शा है। पुराना जो भारत था यह उसका मैप है और वह भी पॉलिटिकल मैप नहीं है। यह जो है ये ऐतिहासिक नक्शा है। मतलब इसका जो महत्व है वो आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से हम देखेंगे। यहाँ पर ये पुरातात्विक नक्शा आपके सामने है, मतलब ये आर्कियोलॉजिकल मैप है। इसमें बहुत सारे स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे स्थानों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ आपको भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप और साइज है वो थोड़ा भिन्न दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इसमें जो स्थान है इन्हें हमें देखना है। बहुत सारे छोटे छोटे स्थल आपको दिख रहे हैं और कुछ नदियों के नाम भी दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ यमुना नदी है, यहाँ गंगा है और इसी के पास में ये रहा आपका सराय नाहर राय। इसे जूम कर लीजिए और देखिए, ये देखिए ये यमुना है और ये गंगा है और यहाँ पर है ये सराय नाहर राय और इसी के जस्ट बगल में है महदहा। ये दोनों ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसमें से कि हमने सराय नाहर राय का नाम देखा था। और यहाँ पर है बेलन नदी की घाटी जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं। इसके बाद नर्मदा नदी के पास आ जाइए, यहाँ पे भीमबेटका है जिसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था और इसकी जो गुफाएं हैं उनमें बने हुए जो चित्र थे उनको भी देखा था। इसके बाद बागौर को आप यहाँ देख सकते हैं, बागौर यहाँ मौजूद है। अब आप जरा पूर्व की ओर चलिए, इसमें जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ आइए। तो ये देखिए यहाँ पर वीरभानपुर है, इसके बारे में हमने अभी प्रश्न में देखा था। तो हमने बागौर को देखा, इसके बाद सराय नाहर राय को देखा और वीरभानपुर को देखा। एक बच गया है, कौन सा बचा है? लंगनाज बच गया है, तो उसको भी देख लीजिए। ये वाला लंगनाज यहाँ पे है। तो लंगनाज किधर है? वेस्ट की तरफ है। वीरभानपुर ईस्ट में है और ये बागौर यहाँ पे है। भीमबेटका मध्य भारत का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में है। और वैसे ही सराय नाहर राय ये नॉर्थ की तरफ है। इसमें दिशाओं का ज्ञान आपको तो हो ही गया होगा। जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शन है वो तो आप समझ रहे हैं ना।
यहाँ पर भारत के नक्शे में ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ वाला है, इधर वाला जो है ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है और नीचे की तरफ साउथ है। ये इसका सही डायरेक्शन या मतलब दिशाओं के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो इस प्रकार से होगा। ये तो कुछ सीमित स्थलों के नाम थे, बाकी जो है उनको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, साउथ की ओर बढ़ते हैं, तो जो साउथ इंडिया की नदियां हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। तो इसके पास जो स्थल है उसमें चिरकी है, नेवासा है। यहाँ पे आपका मुंबई है, जिसे कि पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी आपको दिख रही है। यहाँ पे है हंसगी, यहाँ रेनीगुटा है। फिर अतिरम पक्कम का नाम आपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में सुना था और देखा भी था। तो अतिरम पक्कम यहाँ पे है एकदम। ये रहा आपका महानदी का क्षेत्र। इसके बाद और नीचे आइए तो ये एकदम अंतिम में भारत का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे ये डेरी स्थल है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुड़ियाम गुफा है। इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे स्थल आपको दिख रहे हैं और इन सभी का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। ये देखने में भले ही छोटे हों लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आप ऊपर की ओर चलेंगे, मतलब जो इसका वेस्ट और नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे पावागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ये नर्मदा नदी के तट के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ लंगनाच को आपने देखा ही, ये रोजदी है, जेरूक है। इसके बाद ये थोड़ है, मोरागा है, जालोर है। बागौर से कुछ दूरी पर जालोर है। यहाँ पुष्कर वाला क्षेत्र है। इसके बाद ये डीडवाना है, डीडवाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सिंधु नदी आपकी दिख रही है। वेस्ट की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। यहाँ पे रोहड़ी हिल है। इसके बाद इधर आप आएंगे तो ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है आपने। तो इस प्रकार से ये पूरा आर्कियोलॉजिकल मैप है। थोड़ा और नॉर्थ की ओर चलिए तो यहाँ देखिए एक और क्षेत्र है, संघाव है। ये पूरा एक महत्वपूर्ण जो प्रस्तर युग था, मतलब स्टोन एज थी, उस समय के महत्वपूर्ण स्थलों का यहाँ लोकेशन दिखाया गया था। उन्हें लोकेट करके बताया गया कि असल में वे हैं कहाँ पर। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और प्रश्न की ओर वापस लौटने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा यूपीएससी मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा जो है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये चल रहा है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त UPSSC के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और EPFO के लिए भी ये चल रहा है। तो जुड़ने के लिए आप ये जो कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं, 2 मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेड कोर्सेज चलते हैं उसमें प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम चलता है, मेंस के लिए चलता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चलता है। इसके अलावा आंसर राइटिंग में अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप आंसर लिखकर सबमिट करेंगे तो उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं, मतलब कितना आपको उसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इन सब के अलावा फ्री टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको अवश्य ज्वाइन करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है और इसको ज्वाइन करने का कोई पैसा आपको नहीं देना है। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय से मिलते रहेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। चाहे वो नोटिफिकेशन हमारे चैनल से जुड़े हुए हों या फिर आपकी परीक्षाओं से जुड़े हुए हों, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अतिरिक्त ट्विटर पे हमारा चैनल सक्रिय है, तो ट्विटर पे हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माइंड मैप्स और तरह तरह के पोल्स, क्विज, ये सब आयोजित की जाती हैं। आप इनका पूरा लाभ लीजिए। यूट्यूब पर जितने भी चैनल आप हमारे देखते हैं, जितने भी वीडियोस देखते हैं, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, तो आप इसका पूरा लाभ लीजिए। वर्तमान में ऑफिशियली हमारे यूट्यूब पर 4 चैनल हैं। इन चारों से आप जुड़े रहिए। इनका सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, अगर आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ में कुछ कमियाँ हैं, आपको कुछ सुझाव देने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। अगर सुधार करने की गुंजाइश होगी तो हम जरूर करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। यहाँ पे 22वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। यहाँ फिर से लिस्ट आपके सम्मुख उपस्थित है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, और ठीक वैसे ही जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, यहाँ भी साइट्स के नाम है और इसके जो खोजकर्ता हैं उनके नाम मौजूद हैं। तो साइट्स के नाम आप देख लीजिए और इसके जो खोजकर्ता व्यक्ति हैं, जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उनके नाम भी आप देख ही रहे हैं। तो पहले साइट्स के नाम, जो लेफ्ट साइड वाला है उसको देखिएगा, इधर वाला, इसमें चिरांद है, इसके अलावा बालाथल है और नवादा टोली है। ये कुछ स्थानों के नाम हैं। अब इसके जो खोजकर्ता व्यक्ति हैं उनके नाम यहाँ मौजूद हैं। VN मिश्रा हैं, VK सिन्हा हैं और इसके अलावा AD सांकलिया हैं।
आपको ये बताना है कि कौन से व्यक्ति ने किस स्थान की खोज की थी, मतलब कौन सा इंसान इसमें से किस स्थान को खोजने वाला व्यक्ति था। ये आपका प्रश्न है और इसके जो विकल्प हैं उसको भी देख लीजिए। ये आपके ऑप्शन है, यहाँ पे जो विकल्प है उसको देख रहे हैं आप, कोड भी दिया हुआ है और ABCD करके विकल्प भी दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस को देख लीजिए और ये आपका क्वेश्चन है, देखकर बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है BAC और BAC का मतलब होगा, इसके हिसाब से इसे मिला लेते हैं। तो देखिए BAC यानी ये वाला, पहले वाले का बी हो जाएगा। चिरांद की खोज VK सिन्हा ने की थी। इसके बाद बालाथल की खोज ये VN मिश्रा के द्वारा की गई थी और नवादा टोली की खोज ये AD सांकलिया के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये खोजकर्ताओं के नाम इस हिसाब से मिलाए जाएंगे। चिरांद की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो VK सिन्हा थे, उसी प्रकार से बालाथल की खोज करने वाले ये VN मिश्रा थे और नवादा टोली की खोज करने वाले सांकलिया थे। इन्हें आपने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। उस पर आपको विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जो नॉट करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। तो देख लीजिए स्टेटमेंट्स क्या है। पहले में ये कहा गया है कि प्रथम साक्ष्य जो फर्स्ट एविडेंस है किसका, कृषि का, एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट एविडेंस है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ऐसा यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि चिरांद एक मेन नियोलिथिक कल्चर साइट है और कहाँ की, तो ईस्टर्न इंडिया की। यह ईस्टर्न इंडिया की चिरांद के बारे में कहा जा रहा है कि चिरांद ईस्टर्न इंडिया की मुख्य नियोलिथिक साइट के तौर पे देखी जाती है। नियोलिथिक का मतलब क्या, यहाँ पे नवपाषाण कालीन जो स्थल है उसके रूप में इसे दर्शाया गया है। तो नियोलिथिक साइट के रूप में चिरांद को हम देखते हैं और किधर, ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि मेहरगढ़ इज कॉल्ड द ब्रेड बाउल ऑफ बलूचिस्तान। यहां पर जो मेहरगढ़ है उसको ब्रेड बाउल कहा जाता है बलूचिस्तान का। क्या ये सही है? और जो गलत हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। यहां पर आपको सही की तलाश नहीं करनी है, यहां पर जो गलत है उसकी तलाश करनी है। ये आपने देखा। इसके बाद जो डी वाला है उसको भी देख लीजिए। यहां पे ये कहा गया है कि क्लियर एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम बागौर। बागौर से कॉपर स्मेल्टिंग का जो प्रत्यक्ष या एकदम प्रमाणित साक्ष्य है, एविडेंस है, वो हमें प्राप्त हुआ है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है और इसके जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे जो नॉट करेक्ट हो उसी का सिलेक्शन आपको करना है। वनली A एंड C मतलब केवल A और C वाला इनकरेक्ट है, या फिर वनली B एंड C, B और C वाला इनकरेक्ट है। वनली D केवल D वाला इनकरेक्ट है यानी गलत है। वनली A एंड D केवल A और D वाला गलत है। आप देखकर बताइए इसमें से कौन सा गलत है। ये तो ऑप्शन है और ये आपके स्टेटमेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। इसमें जो सही आंसर है वो है सी। सी के आधार पे अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ डी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। उनमें जो भी बातें कही गई हैं वो सत्य है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से चारों स्टेटमेंट्स को। ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें डी वाला इनकरेक्ट है और उसी के आधार पे हमें चूंकि नॉट करेक्ट ढूंढना था तो हमने इसमें से खोज लिया। इसमें ये कहा गया है कि क्लियर एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम बागौर। ये बागौर से प्राप्त हुआ है, मतलब इसका जो क्लियर एविडेंस है वो बागौर से प्राप्त हुआ है। स्थान का नाम यहाँ गलत दिया है और इसी के आधार पर ये गलत हो जाता है। बाकी तीनों बिल्कुल ठीक है। पहला वाला सही है कि पहला जो फर्स्ट एविडेंस है कृषि का, एग्रीकल्चर का, वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरा वाला भी सही है कि चिरांद जो है वो मुख्य नियोलिथिक कल्चरल साइट है ईस्टर्न इंडिया की। इसके बाद मेहरगढ़ के बारे में कहा गया है कि यह ब्रेड बाउल था बलूचिस्तान का। तो ये तीनों सही है, लेकिन डी वाला इसमें इनकरेक्ट है। इसमें जो डी वाला स्टेटमेंट था उसमें कहा जा रहा था कि क्लियर एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम बागौर। ये वाला गलत है। तो आइए देखते हैं इसमें गलती क्या है, ये स्थान का नाम कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अ क्लियर प्रूफ ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम मेहरगढ़। कॉपर स्मेल्टिंग का जो क्लियर प्रूफ है या क्लियर एविडेंस है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, न कि बलूचिस्तान, माफ कीजिएगा, न कि बागौर से। यहाँ पे मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है, न कि बागौर से, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और इसके आधार पे हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है। और भी कुछ चीजें हैं। कॉटन के कल्टीवेशन का, कॉटन मतलब क्या, कपास, तो कपास की खेती का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है, जो सबसे एंशियंट एविडेंस है, वो भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं। कॉटन की
कॉटन के कल्टीवेशन का या कॉटन की एग्रीकल्चर का जो एंशियंट एविडेंस है वो भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये जो कॉपर स्मेल्टिंग है इसका भी जो क्लियर प्रूफ है वो भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ देखा और वहाँ बागोर दे दिया था, इसलिए वो गलत हो जाता है। इसके बाद देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड 2 वेराइटीज ऑफ बर्ली फ्रॉम मेहरगढ़। यहाँ पर जो कल्टीवेशन का इंडिकेशन प्राप्त हुआ है या उसके जो प्रूफ प्राप्त हुए हैं उसमें ये पता लगता है कि गेहूं की 3 नस्लें या 3 प्रजातियां यहाँ पे बोई जाती थी, उनका कल्टीवेशन होता था। गेहूं की यानी व्हीट की कितनी वेराइटी थी? 3 वेराइटीज थी। और जौ की, बार्ली मतलब क्या, यहाँ जौ की बात की जा रही है, तो जौ की 2 वेराइटीज थी। तो जौ और गेहूं की खेती होती थी मुख्य रूप से, और उसमें 3 वेराइटीज व्हीट की थी और 2 वेराइटीज ये बार्ली की थी। ये मेहरगढ़ की बात की जा रही है। और एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट एविडेंस है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। यहीं से हमें खेती का पहली बार या सबसे पुराना प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ मेहरगढ़ के बारे में कुछ बातें कही गई है और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस था उसका भी एक क्लियर प्रूफ प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्थानों के नाम यहाँ दिए हुए थे। मेहरगढ़ को तो आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कुछ और भी स्टेटमेंट है ना, तो इसमें ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे चिरांद का नाम लिया गया है। कहा गया है कि चिरांद इज द मेन न्यूलिथिक साइट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये ईस्टर्न इंडिया की मुख्य न्यूलिथिक साइट थी, यानी नवपाषाण कालीन ये स्थल था। तो आइए देख लेते हैं चिरांद कहाँ पे है और मेहरगढ़ को एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ जो मैप उपलब्ध था वो ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, इसमें कुछ अक्षरों को जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी धुंधले हैं, मतलब जो इसमें अल्फ़ाबेट या वर्ड लिखे हुए हैं वो एकदम धुंधले दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें देखिए चिरांद यहाँ पे है, चिरांद की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। और ये क्या है, ये इंडिया के मैप में ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ये पूर्वी हिस्सा है, तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा कहा गया था। दिशा जो बताई गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। और ये यहाँ पे न्योलिथिक साइट के तौर पे देखा जाता है। ये सब क्या है, जितने भी नाम आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि कोलढेवा है, इसके अलावा ये ताप्ती और नर्मदा वाला क्षेत्र है, इसके बाद यहाँ पे बालाडी है, ये गुवाहाटी इसको कहा जाता था, इस प्रकार के क्षेत्र हैं। तो ये जितने भी स्थान यहाँ पे हैं, यहाँ मेहरगढ़ है आपका, ये जितने भी स्थान हैं ये नवपाषाण कालीन महत्व रखते हैं। और उसमें से एक चिरांद का नाम आपने देखा था जो कि पूर्वी हिस्से में है भारत के। ये भारत का नक्शा है, पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। नीचे दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे स्थानों को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे उन्नूर है, इसके अलावा तेक्कल कोटा है, कोडेकल है, यहाँ पे टरकाल है, इसके बाद इल्लूर है, ब्रह्मगिरी है, नागार्जुन कोंडा है, यहाँ पे भुवनेश्वर, ये कुलाई वाला क्षेत्र है, यहाँ नागपुर है। तो ये जितने भी नाम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नाम मौजूद हैं, भले ही वो धुंधले हों, स्पष्ट रूप से न दिख रहे हो, लेकिन ये सभी नवपाषाणकालीन स्थान है। और इसमें हमें मुख्य रूप से चिरांद को देखना था, तो चिरांद आपका यहाँ पे है, इसकी जो सही लोकेशन है वो यहाँ है। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले ये कुछ कलाकृतियाँ आप देख लीजिए, कुछ डिजाइन देख लीजिए। ये हाथ से बनाए गए चित्र हैं, यह पत्थर पर उकेरे गए थे, मतलब इन्हें बनाने का जो काम है वो कागज पर नहीं हुआ था, क्योंकि कागज उस समय बना ही नहीं था। ये जो समय था, इस समय पत्थर पर चित्रकारी की जाती थी। इससे पहले आपने भीमबेटका वाले जो गुफाओं की दीवारों पर बने हुए चित्र थे उन्हें आपने देखा है। यहाँ पर ये जो शैल कला है, मतलब ये स्टोन पर उकेरी गई कलाकृतियाँ हैं, इसमें पशुओं का शिकार दर्शाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एक मनुष्य है जो कि भाला लेकर इस चौपाए पशु को मार रहा है, इसका शिकार कर रहा है। और नीचे कुछ और कबीलाई लोग हैं, ये भी यहाँ पर अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, इनके हाथों में हथियार है। तो यह जो चित्र है ये किस समय का है, जरा आप अंदाजा लगा के बताइएगा कि यह जो चित्र है ये किस समय का है और देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है। तो दोस्तों ये जो चित्र है ये मध्य पाषाण युगीन है। यह जो चित्र है ये मध्य पाषाण काल का है। उस समय गुफाओं पर इसी प्रकार के चित्र बनते थे। और आप जानते हैं कि इस काल में, यानी जो मध्य पाषाण काल था, इस समय जो उपकरण प्राप्त होते थे, मतलब जो हथियार प्राप्त होते थे, उसमें माइक्रोलिथिक भी होते थे। माइक्रोलिथ का मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, जैसे कि ब्लेड है, क्रोड है, इसके अलावा जितने पॉइंटेड औजार होते थे, टूल्स होते थे, उनको बनाया जाता था। इसके अलावा ल्यूनेट बनाया जाता था, नौचंद्राकार जो आकृति के भाले या इस प्रकार की कटारियाँ होती थी। कुछ जो समलंब औजार थे उस प्रकार के औजार भी बनते थे। तो इनमें मूठ भी होता था, इसमें मूठ लगी होती थी, मतलब पकड़ के इससे प्रहार किया जा सकता था। तो जो पुरा पाषाण काल था उसकी तुलना में ये ज़्यादा डेवलप औजार बनाया करते थे। और यहाँ औजार बनाने का एक ही उद्देश्य था, पशुओं का शिकार करना। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये मनुष्य का दैनिक क्रियाकलाप था।
मतलब अपनी आजीविका के तौर पे वो पशुओं को मारता था और उससे जो मांस वगैरह प्राप्त होता था उससे अपना जीवन यापन करता था। तो ये गुफा चित्र है और ये मध्य पाषाण युगीन है। अब चलते हैं आगे। ये कुछ मध्य पाषाण काल के औजार हैं। इस प्रकार से पत्थर को तराश कर, पत्थर को रगड़ रगड़ कर नुकीले औजार बनाए जाते थे। हालांकि इनमें उतनी ज़्यादा बारीकी नहीं होती थी जितनी बाद वाले औजारों में है, लेकिन फिर भी ये पिछले वाले समय की तुलना में कुछ बेहतर थे। ये कुछ अलग अलग आकार प्रकार के पत्थर आपको दिख रहे हैं, स्टोन्स दिख रहे हैं। तो ये सभी असल में टूल्स हैं। इनका उपयोग पशुओं के शिकार के लिए या विभिन्न जो दैनिक क्रियाकलाप थे उनके लिए किया जाता है। इसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये इस प्रकार के हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं। इस विभिन्न आकार प्रकार के, शेप और साइज के आपको यहाँ पे ये उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इसमें यह कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ भी वही बात है, स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो करेक्ट है वो ढूंढना है, जो सही है उसका चुनाव करना है। 4 स्टेटमेंट यहाँ भी मौजूद है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द एंशियंट नेम ऑफ अहाड़ या अहाड़ कल्चर, जो अहाड़ संस्कृति थी या अहाड़ कल्चर था, उसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। उसका पुराना नाम ताम्रवती था या ताम्रवती भी इसे कहा जाता था। इसके बाद मालवा कल्चर वॉज द जूनियर कंटेम्परेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मालवा कल्चर था वो जूनियर था किसका, जो हड़प्पाई सभ्यता थी उसका। इसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि गिलुंद जो पुरातात्विक स्थल है, साइट है, उसका संबंध अहाड़ सभ्यता से या अहाड़ संस्कृति से है। यहाँ पे जो अहाड़ कल्चर है वो काफी ज्यादा बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो ये कहा गया कि अहाड़ कल्चर का जो पुराना नाम था वो ताम्रवती था। क्यों? क्योंकि ये ताम्रकालीन सभ्यता थी। और इसके साथ साथ यहाँ एक चीज और कही गई है कि गिलुंद जो स्थान है उसका संबंध, इसे गिलुंड या गिलुंद के नाम से जाना जाता है, तो इसका संबंध यहाँ पे अहाड़ कल्चर से है। इसके बाद डी वाला जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि मालवा कल्चर ओरिजिनली डेवलप इन गंगा वैली। मतलब मालवा कल्चर का जो स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, वो गंगा नदी की घाटी में या गंगा के बेसिन में हुआ था। मतलब गंगा के तट पे ये सभ्यता विकसित हुई थी। अब आपको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। जो करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है और नीचे आपके ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें से देख लीजिए, ए, बी एंड सी या फिर ए, डी एंड सी, ओनली डी या ऑल। तो ऑल इसमें से होगा, मतलब जितने हैं वो सभी सही होंगे, या फिर कोई एक सही हो सकता है या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। देख लीजिए और बताइए। अपने उत्तर को आप चुन लीजिए, उसके बाद तब यहां आंसर बताया जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है ए, बी एंड सी। इसमें ए सही है, बी सही है और सी सही है। मतलब स्टेटमेंट ए, बी और सी एकदम करेक्ट है, लेकिन डी वाला जो है इसमें करेक्ट नहीं है और इसमें हमें जो सही था उसी का चयन करना था। यहाँ नॉट करेक्ट वाले को हमें नहीं चुनना था। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है। देखिए, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से पहले तीनों बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि जो अहाड़ कल्चर था उसका एंशियंट नाम ताम्रवती था या ताम्बवती था। इसके बाद मालवा कल्चर ये एक तरह से अनुगामी है किसका, हड़प्पा कल्चर का। इसके बाद जो गिलुंद साइट है उसका संबंध अहाड़ कल्चर से है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि मालवा कल्चर का डेवलपमेंट, उसका जो ओरिजिनली डेवलपमेंट था वो गंगा वैली में या गंगाज वैली में हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग करना है, ये गलत है। गलत कैसे है? तो आइए एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, द एंशियंट नेम ऑफ द अहाड़ कल्चर इज नोन एज ताम्रवती बिकॉज कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड हियर इंस्टेड ऑफ स्टोन। पत्थर के स्थान पे या पत्थर की बजाय यहाँ पर तांबे से बने हुए टूल्स पाए गए, तांबे से बने हुए औजार पाए गए, इसीलिए इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। कॉपर मतलब क्या, तांबे की बात की जा रही है, तो कॉपर से बने हुए औजार यहाँ पे मिलते हैं और इसीलिए इसे ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से जाना जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। ब्लैक एंड रेड पॉटरी आर रिसीव्ड फ्रॉम हियर। यहाँ से काली और लाल, मतलब काले और लाल रंग के पेंट किए हुए जो मृद भांड है, पॉटरी है, वो प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये ताम्रवती की बात की जा रही है, अहाड़ कल्चर जो है उसकी बात की जा रही है। विच आर डेकोरेटेड विथ वाइट, यहाँ नीचे आप देख लीजिए, विच आर डेकोरेटेड, जिन्हें की सजाया गया था। मतलब उनकी जो जमीन थी उसको तो काले या लाल रंग से रंग दिया गया, लेकिन उसकी जो डेकोरेशन थी वो की गई और डेकोरेशन के लिए जो व्हाइट कलर है उसका यूज किया गया। मतलब सफेद रंग से उस पर चित्रकारी की गई। मान लीजिए ये कोई बर्तन है तो इस पे इस प्रकार से डिजाइन बनाई गई और जो डिजाइन बनाई गई वो सफेद रंग से की गई थी
और इसकी जो जमीन थी, इसका जो बेस था, उसको या तो ब्लैक कर दिया गया या फिर रेड कर दिया गया। ये मिट्टी से बने हुए बर्तन होते थे और इनकी प्राप्ति हमें आहड़ से होती है, मतलब आहड़ कल्चर वाले जितने क्षेत्र हैं वहां से होती है। ये तो बात ठीक है, लेकिन मालवा कल्चर वाले के बारे में देख लीजिए वो गलत क्यों हुआ। द मालवा कल्चर ओरिजिनली डेवलप्ड इन नर्मदा वैली। मालवा कल्चर का जो ओरिजिनली डेवलपमेंट है वो गंगा नदी की घाटी में नहीं होता बल्कि नर्मदा वैली में होता है। यहाँ पे नदी का नाम गलत दिया था, गंगा दे दिया था। ये मध्य भारत का कल्चर है, मतलब मध्य भारत का हिस्सा है, तो इस वजह से यहाँ पे नर्मदा का नाम आएगा। द मेजर प्लेसेस हियर आर, यहाँ पे जो मेजर प्लेसेस हैं, मतलब इस ताम्र पाषाणकालीन जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी, जैसे मालवा कल्चर की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें इसका डेवलपमेंट नर्मदा नदी की वैली में हुआ था, ये हमने देखा। और यहाँ के जो मेजर प्लेसेस है उसमें कायथा है, इसके अलावा नगदा है, नवादा टोली है, और ये देखिए ये एरण होगा यहाँ पे, तो ये एरण वाला क्षेत्र है, मतलब नागदा, कायथा, एरण, नवादा टोली। इसके अलावा माहेश्वर, प्रकाश, गिलुंद, आहड़, ये सब क्या है, ये ताम्रयुगीन स्थल है, मतलब जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। इन्हें हम अभी मैप के जरिए भी देखेंगे। ऑल दीज साइट्स आर फाउंड इन वेस्ट मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ पे जो स्थानों के नाम दिए हुए हैं, इसमें जो स्थानों के नाम दिए हुए हैं जैसे कि कायथा है, नगदा है, नवादा टोली है, इस प्रकार के जो स्थान है, ये जितनी भी साइट्स हैं ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मतलब जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे ये स्थित है। तो इनके नाम हमने देखे और यहाँ पे जो मालवा कल्चर है और आहड़ कल्चर है उसके बारे में हमने कुछ जाना। अब आइए जरा नक्शे में देखते हैं, इंडिया के मैप में देखते हैं कि ये स्थान कहाँ पे उपस्थित है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्थल आप देख रहे हैं भारत के नक्शे में, जिन स्थानों के नाम आप देख रहे हैं ये ताम्रयुगीन स्थल है, मतलब ताम्र पाषाणिक जो स्थल है उसके नाम यहाँ पे सब मौजूद है, जितने भी स्थान हैं। इसमें जिनके नाम हमने अभी पढ़े हैं क्वेश्चन में उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए ये नवादा टोली है, इसके अलावा ये कायथा है, ये नागदा है, ये एरण वाला क्षेत्र है, ये सब मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसके अतिरिक्त और भी देख लीजिए, इधर महाराष्ट्र में चले आइए, नासिक देख लीजिए, ये जोरवे और दैमाबाद वाला क्षेत्र है, ये चंदौली इनाम गांव वाला क्षेत्र है, इनाम गांव के बारे में भी आपने सुना था। यहाँ पे आपे गांव है। इसके बाद इधर आइएगा तो ये आहड़ है, देखिए यहाँ पे आहड़ है और ये गिलुंद है। आहड़ और गिलुंद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एकदम वेस्ट वाला पोर्शन है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सैपई है, लाल किला, राजपुर, परसू है। इसके बाद बहदराबाद है, ये गणेश्वर है, नो है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, यह राजस्थान के पास वाला इलाका। इसके बाद सोहरगौरा है या सोहगौरा इसको कहा जाता है, ये चिरांद है, चिरांद को आपने पीछे भी देखा है, इसकी सही लोकेशन यहाँ मालूम हो रही है। यहाँ पे महिषादल राज्य है, ये पांडु राजार डिब्बी वाला क्षेत्र है, कोलकाता यही पास में ही है। इसके बाद ये देख लीजिए, ये नरहन और अतरंजी खेड़ा है। इन सब के स्थान, मतलब जितने भी स्थान हैं उनके नाम आपने सुने होंगे और उन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारत के नक्शे में लोकेट किए गए हैं। अब इधर देखिए, ये जो कश्मीर वाला पोर्शन है, मतलब ये एकदम नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे ताम्रयुगीन सभ्यताएं डेवलप नहीं हुई हैं। जो कॉपर वाली जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी कॉपर कल्चर वाले क्षेत्र हैं, साइट्स हैं, वो हमें इस एरिया में नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनका ज़्यादातर डेवलपमेंट इधर नॉर्थ वाला जो ये बीच वाला हिस्सा है, मतलब मिडिल पार्ट इंडिया का, और कुछ नॉर्दर्न पोर्शन, कुछ वेस्ट वाला, और अधिकतर जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। और नीचे चले आइए, यहाँ पे कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कि ये चेन्नई और मद्रास वाला क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ स्थान मिलते हैं लेकिन यहाँ लोकेट नहीं किया गया है। इसमें जो मुख्य इसका दायरा है वो इतने ही क्षेत्र में सिकुड़ा हुआ है, और जो छिटपुट स्थान है वो कहीं कहीं बिखरे हुए आपको दिख जाते हैं। इनका ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, यही मध्य वाला और जो वेस्टर्न, मतलब मिडिल पार्ट और उसके अलावा कुछ वेस्टर्न वाला पार्ट, यहीं पर ये सिकुड़ी हुई है। तो ये था पूरा जो कॉपर कल्चर है उसका क्षेत्र, उसकी साइट्स को आपने देखा। अब चलते हैं आगे, और कुछ जो ताम्रयुगीन औजार थे, जो इस कॉपर एज के टूल्स थे, उनको देख लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार के जो औजार हैं ये ताम्र युग में इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब ये टूल्स हैं, ये औजार है। इनका उपयोग काटने, छीलने, शिकार करने, मारने, पीटने के लिए होता था। मतलब इंसान अपने उपयोग के लिए, दैनिक जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए इस प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों का इस्तेमाल करता था। और ताम्रयुगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, इसे कॉपर कल्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पत्थर की बजाय या पत्थर के स्थान पर ज़्यादा मात्रा में ताम्र यानी तांबे का यूज़ होता था। कॉपर को लोग इस्तेमाल करते थे, उसका यूज़ करते थे। ये औजार है, इन्हें आप देख सकते हैं, बड़े ही नुकीले और विभिन्न आकार प्रकार के हैं। इनकी जो शेप और साइज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनका आकार काफ़ी नुकीला भी है और ये ज़्यादा घातक हो सकते थे। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। इसमें भी लिस्ट दी हुई है, 2 लिस्टें हैं, उन्हें आपस में मैच कराना है और नीचे कोड और जो ऑप्शन है वो मौजूद है। देख लीजिए, लिस्ट 1 में कुछ स्थानों के नाम है और उनका संबंध किस एज से है या किस समय से है ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहला है चौपानी मांडो, इसके बाद है चौपानी मांडो है, इसके बाद कुली है या कुल्ली भी इसको कहा जाता है, अतिरमपक्कम है, इनाम गांव है। और लिस्ट 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पैलियोलिथिक है, कॉपर एज है, प्री हड़प्पन जो समय था वो है, इसके बाद मिडिल जो पैलियोलिथिक एज थी या टाइम पीरियड था उसको यहाँ लिखा गया है। आपको इसे मैच कराना है, मैच करा के देखना है कि कौन सा स्थान किससे मेल खाएगा, किससे संबंध रखता है। नाम आपने देखे और ये आपके विकल्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है। डी का मतलब है ये वाला, DBAC, और इसके आधार पे इसे हम मैच करा के देखते हैं। तो देखिए, इसका डी वाला करेक्ट है, तो पहले वाले का डी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले का यानी कुल्ली का किससे संबंध है, ये कॉपर एज से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अतिरमपक्कम का पैलियोलिथिक से हो जाएगा और इनाम गांव का ये प्री हड़प्पन जो समय था उससे ये मैच करेगा। इसके आधार पे हमने इसे मिलाया और इसका डी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, यहां पर फिर से मैच कराना है आपको, लेकिन प्रश्न कुछ दूसरे ढंग का है। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहां पर आपको मैच कराने की झंझट नहीं पालनी है, यहां बस ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही सही मिला हुआ है, मतलब सही सही मैच्ड है। स्थान का नाम दिया हुआ है और उसके बाद दूसरे स्थान पे मतलब दूसरी तरफ जो दूसरा वाला साइड है उधर कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, ये राज्यों के नाम है, जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें राज्यों के नाम दिए हुए हैं और जो इसका राइट वाला पोर्शन है उसमें कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है और फिर मध्य प्रदेश एक बार फिर से। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन सा है। देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश का भीमबेटका से संबंध होगा, तो इसका मतलब डी वाला तो एकदम करेक्टली मैच है। तो डी वाला ऑप्शन जिसमें मौजूद होगा, डी वाला ऑप्शन जिसमें उपस्थित होगा वो सही होगा। यहाँ यही हमें देखना था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो सिर्फ एक विकल्प को अगर आप चुन लेते हैं, कोई एक आप जान जाते हैं कि वो सही है, तो आप कभी कभी एकदम सही उत्तर की तलाश कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन किसमें है, न तो इसमें है, न ही इसमें है और न ही इसमें है। वो किस में मिलेगा, सिर्फ आल वाले में मिलेगा। आल वाला जो ऑप्शन है उसमें डी भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका डी वाला करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो कभी कभी जो ट्रिक होती है वो काम करती है। यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश और भीमबेटका को अगर आप जानते हैं और इसे जानते ही होंगे तो इसके अलावा आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जितने हैं सभी करेक्टली मैच हैं। इसका डी वाला विकल्प सही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश का संबंध यहाँ मुरहाना से है, मध्य प्रदेश ये लखाजौर, इसके बाद कर्नाटका ये कुपागुल्लू और इसके बाद मध्य प्रदेश का संबंध भीमबेटका से है। ये हमने इसे मैच कराया और ये था क्वेश्चन नंबर 26, जिसका कि डी वाला करेक्ट था। मतलब यहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन आप चुनेंगे और वही सही है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है और आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा है और आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें अच्छी मात्रा में प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ कुछ कारण है जिसकी वजह से कुछ कम मात्रा में प्रश्न रखे जा रहे हैं। तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा, प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी होगी और आपको एक साथ कई सारी जानकारियाँ, बहुत सारे फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।